परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट और आर्क और एवरेज मेथड, ये दो टॉपिक तो हम लोगों ने कर लिया हुआ था। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग पहले यहाँ पर देख लेते हैं, फिर उसके आगे बात करेंगे हम। बेटा हमने वहां पर कल एक नोट लिखवाया था, क्या था वो, कि अगर हम अधिकतर केस के अंतर्गत बात करें तो क्या यूज करेंगे हम लोग, आर्क और एवरेज मेथड को यूज करेंगे। अगर हम ज्यादा से ज्यादा केस में देखें तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, आर्क और एवरेज मेथड यूज करेंगे। और अगर उससे आंसर नहीं आएगा तब जाकर के हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट। ये तब होगा जब आपके क्वेश्चन में मेथड मेंशन ना हो। अगर मेथड मेंशन है फिर तो कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, इफ द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट रिड्यूस्ड बाय कितना 5%, क्या बोल रहा है बेटा, डिमांड ना, तो मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना दे रखा है बेटा, 5, एज ए रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना दे रखा है बेटा, 25। तो इलास्टिसिटी क्या होगा बेटा, 5/25, 1/5 अर्थात 0 पॉइंट। अब देखो यहाँ पे माइनस भी है और प्लस भी है, कौन सा आंसर आएगा, क्योंकि हमने बोला था ना माइनस को क्या कर रहे हैं हम लोग, इग्नोर करते, माइनस को इंडिकेट करने की जरूरत नहीं होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी में करेंगे, वहां पर जरूरत है क्योंकि वहां पर गुड्स का नेचर को बताना जरूरी होता है, बट यहां पर इस तरीके से माइनस का कोई होना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें, कहता है इफ प्राइस ऑफ कॉफी डिक्रीजेज फ्रॉम 5 टू 4.5। भाई अगर हम प्राइस की बात करें तो पहले कितना था 5, अब घट के कितना हो गया 4.5। अगर क्वांटिटी की बात करें तो पहले कितना था बेटा 60, अब कितना हो गया, तो बताइए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा। तो ई बराबर क्या लिखा था बेटा, चेंज इन क्वांटिटी ओरिजिनल प्राइस डिवाइड में चेंज इन क्वांटिटी में 15 का बदलाव डिवाइड में 60, प्राइस ओरिजिनल 5, बदलाव कितना 0.5 का ना बेटा। तो अगर देखा जाए तो कितना हो गया, ये 10 0 यहाँ, तो 15/6 कितना 2.5, कौन सा आएगा बेटा ऑप्शन डी। ओके, इसमें पीछे का आंसर मत देखना, उसमें मैंने नेगेटिव वाला आंसर लगा रखा है, आपको नेगेटिव वाला लगाने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव भी देगा तो आंसर में कौन सा लगाएंगे हम लोग, पॉजिटिव वाली वैल्यू को लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84, द डिमांड ऑफ फॉर ए प्रोडक्ट रिड्यूसेज बाय 2%, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना है बेटा 2, एज ए रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द प्राइस बाय 10%, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हो गया बेटा, तो बताओ इलास्टिसिटी क्या होगा, 2/10 इज इक्वल टू 0.2, हो जाएगा ना। इफ द डिमांड फॉर क्रिकेट बॉल इंक्रीजेज फ्रॉम 50 टू 55, तो देखिए बेटा डिमांड बोल रहा है ना, तो मतलब क्वांटिटी की बात कर रहा है। क्वांटिटी पहले कितना था 50, अब कितना हो गया, प्राइस पहले कितना था 25, अब कितना हो गया 24। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर क्रिकेट। इस क्वेश्चन को दोनों ही मेथड से आंसर निकाल के बताओ क्या होगा, परसेंटेज से भी और आर्क और एवरेज से भी, नहीं दोनों निकाल के बताओ। ये क्वेश्चन तो दोनों मेथड से बन ही सकता है ना।
कौन से मेथड से? किससे? और आर्क से? परसेंटेज से कितना आ गया? 2.5 ना। अब देखो इसमें सब में माइनस लगा रखा है, बट आपको ऐसा नहीं आएगा। आंसर क्या लगा दिया? 2 पॉइंट। और आर्क मेथड से कितना? आर्क मेथड का क्या था बेटा? Q माइनस Q1 डिवाइड Q प्लस Q1 इंटू P प्लस P1 डिवाइड में P माइनस, तो Q कितना? 50 माइनस 55 डिवाइड में 50 प्लस इंटू प्राइस कितना हो गया? 49 डिवाइड में 1 हो जाएगा ही नहीं, तो 5 डिवाइड 105 इंटू 49 डिवाइड में 1 कितना आ रहा है बेटा? 2.33। ओके। 86, what is the price elasticity of demand for a product if an increase in the price of a goods percentage change in price कितना? 2% leads to falls in the quantity by 3%, तो elasticity क्या हो गया? 3/2 1.5 ना बेटा। ओके। क्वेश्चन नंबर 87, बताओ बेटा जल्दी। क्या बोल रहा है कि प्राइस ऑफ मैंगोज इंक्रीजेज बाय 22%, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हो गया? 22। और क्वांटिटी ऑफ मैंगोज डिमांडेड फॉल्स, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना? 25। एलास्टिसिटी क्या हो गया? 25/22। ग्रेटर देन 1 होगा ये नहीं होगा बेटा? ग्रेटर देन 1 को हम लोग क्या कहते हैं? इलास्टिक कहते हैं या नहीं कहते हैं? लेस देन 1 को इनइलास्टिक और ग्रेटर देन 1 को क्या बोलते हैं? इलास्टिक। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इलास्टिक हो जाएगा। 88, जल्दी से 88 और 89 करो सारे बच्चे, और दोनों ही मेथड से करने हैं आपको, परसेंटेज से भी और आर्क मेथड से भी। दोनों से करो, दोनों से सेम तो नहीं आ रहा होगा। हो गया। परसेंटेज प्रोपोर्शनेट से सबका आ गया कितना? और आर्क से इलास्टिसिटी बराबर क्या होगा? Q माइनस Q1 ना बेटा, तो 300 माइनस 200 डिवाइड 300 प्लस 200, 120 प्लस 200, 120 माइनस 200,
100 डिवाइड में 500 इंटू 320 डिवाइड में 80, 4/5 0.8 नहीं आ रहा बेटा। अब देखो जरा, तुमने परसेंटेज से निकाला, क्या निकला? आर्क से हमने निकाला, क्या निकला? तो क्या ये क्वेश्चन चीख चीख के कहेगा मेरे दो दो बाप, मेरे दो दो बाप? अरे दोनों आंसर ना आ रहा है, मेथड तो मेंशन नहीं है ना। ऊपर हेडिंग को छोड़ दो, नीचे तो मेथड मेंशन नहीं है ना कि इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड बोला था करने, नहीं था ना। इसीलिए मैंने आपको लिखवाया था कि पहले किससे करना है, आर्क से करना, और आर्क से करते ही हमारा क्या आ जाता, 0.8। और जब अगर 0.8 नहीं आता तब हम किससे करते हैं? जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा आया था, जरा देखो, जिसमें 2.33 आपने निकाला था। अब उसमें अगर आर्क लगाते आंसर कितना आता, 2.33। बट आपके किसी भी ऑप्शन में 2.33 था नहीं, तब वहां पर क्या लगाना होता, परसेंटेज और प्रोपोर्शनल, और फिर 2.5 आ जाता या नहीं आ जाता। तो इसीलिए मैंने वो नोट करके लिखवाया हुआ था आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 89। दोनों ही मेथड से करने हैं बेटा, 2 और 1.25। 2 आया था परसेंटेज से। आर्क और एवरेज मेथड से 1.25 आ रहा है बेटा। और परसेंटेज से कितना आ रहा होगा, 2000 डिवाइड में 3000 इंटू 300 डिवाइड में 100। सीधा 2 आ रहा है, 1.98 कहां से आ गया रे, एडजेक्ट 2 आ रहा है उसमें तो। क्वेश्चन नंबर 90। हो गया, कितना कितना आ रहा है बेटा, 3 और 1.66 सबका आ रहा है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन अब इलास्टिसिटी का आएगा तो कर लोगे।
तो आज मैं ये पीडीएफ अब भेजूंगा, अभी और भी जो मेथड बचे हुए उसको निपटा दूं, उसके बाद ये वाला भेजूंगा मैं, और इसके जितने भी इलास्टिसिटी के क्वेश्चन, इलास्टिसिटी तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे निपट जाने चाहिए। ठीक है, चलिए। तो कल की क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज और आर्क और एवरेज मेथड ये दो हमने कर लिया था। परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट और आर्क और एवरेज मेथड, ये दो चीजें हमने क्या करी थी, कर ली थी। अब जो हमारे पास यहां पर आएगा तीसरा नंबर, वो कौन सा है बेटा, पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। बेटा देखो, पॉइंट का मतलब क्या होता है, एकदम नाम मात्र का। पॉइंट के लिए मतलब क्या हो गया, एकदम नाम मात्र, कि जहां पर इतना चेंज हो कि उसका कुछ पता ही ना चल सके। जैसे हमने ये पॉइंट खींच दिया, क्या ज्यादा बदलाव हो गया इस बोर्ड पे, वो छोटी सी बात है। अगर कहीं पर जैसे मान लो 0.001% का बदलाव हो जाए, क्या बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ जाएगा? नहीं। तो क्या हम इसको इग्नोर कर देंगे? कहते तुम इग्नोर करोगे, लॉ ऑफ डिमांड थोड़ी नहीं इग्नोर करेगा। लॉ ऑफ डिमांड तो कहेगा ना भाई बदलाव हुआ है, इंपैक्ट तो होगा। तो अगर कहीं पर हम पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड की बात करते हैं तो इसमें दो तरीके से हम लोग इलास्टिसिटी को देखेंगे। पहली बात तो इसके बेसिस पर हम एग्जैक्ट वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे, नेचर पता कर सकते हैं। ठीक है, बट कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जहां पर एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालना पड़ सकता है। तो कैसे किया जाए? तो पहले तो एक नॉर्मल वाला लगाते हैं जिसमें हम लोग नेचर को फाइंड आउट कर सकें। तो इसमें जब भी इलास्टिसिटी निकाला जाएगा तो इलास्टिसिटी बराबर होता है बेटा लोअर सेगमेंट डिवाइड अपर सेगमेंट। इलास्टिसिटी कैसे निकाला जाएगा बेटा? लोअर सेगमेंट डिवाइड अपर सेगमेंट, कि भाई क्या हमारा निचला हिस्सा है और क्या हमारा ऊपरी हिस्सा है, उसके बेसिस पर इलास्टिसिटी को कंसीडर करना। अब उसके बेसिस पर इलास्टिसिटी कैसे निकलेगा भाई? उसकी बेसिस पर हम इलास्टिसिटी को कैसे देखेंगे? कहते हैं सिंपल सा एक ग्राफ बनेगा यहां पर, और फिर उसको हम लोग कंसीडर आराम से कर सकते हैं। तो ये हमने बना लिया बेटा एक तरीके से डिमांड कर्व। एक्स एक्सिस और ये ए और बी हमारा एक डिमांड कर्व है। ए और बी हमारा क्या है? डिमांड कर्व है। सेगमेंट का मतलब होता है बेटा हिस्सा, टुकड़ा। तो ये जो हमारे पास डिमांड कर्व है इसको अलग अलग टुकड़े में बांटना पड़ेगा। तो हमने इसको ऐसे टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, सी डी और ई। अब अगर आपसे ये पूछा गया कि बताओ बेटा इलास्टिसिटी ऑफ ए क्या है, ए एक बिंदु है ना, किसी खास जगह पे इंडिकेट कर रहा है ना, इस जगह पे क्या होगा, या इलास्टिसिटी ऑफ सी क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डी क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ ई क्या होगा, और इलास्टिसिटी ऑफ बी क्या होगा। कुछ भी पूछा जा सकता है या नहीं पूछा जा सकता? तो अगर हम इलास्टिसिटी ए की बात करें तो देखो बेटा, ये जो हमारे पास डिमांड कर्व है इसमें कौन कौन से सेगमेंट है? ए सी एक हिस्सा हो गया, सी और डी हमारा एक हिस्सा हो गया, डी और ई एक हिस्सा हो गया, ई और बी एक हिस्सा हो गया ना। मतलब चार हिस्सों में इस डिमांड कर्व को बांटा गया, ये नहीं हो गया? चार हिस्सों में इस डिमांड कर्व को क्या करा गया है? बांटा गया है। तो अगर हम ए की बात करें तो ये सारे के सारे हिस्सा तो ए के नीचे ही है। सारे के सारे हिस्सा क्या है? ए के नीचे है। तो नीचे कितना हिस्सा हो गया? चार। और ऊपर कितना? कुछ भी नहीं। तो वैल्यू क्या आ गया बेटा? तो इलास्टिसिटी ऑफ ए क्या हो गया हमारा? इनफिनाइट। इलास्टिसिटी ऑफ ए क्या हो गया हमारा? इनफिनाइट।
अगर C की बात करें तो C ये वाला पॉइंट है। अब इससे नीचे 3 हिस्से और ऊपर कितना, 1, तो 3/1। 3/1 क्या हो गया बेटा, 3, अर्थात हम कह सकते हैं इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। तो ये जो इलास्टिसिटी ऑफ C है ये ग्रेटर देन 1 है, ये नहीं है, बोलिए। अगर D की बात करें तो 2 हिस्से नीचे भी है और 2 हिस्से कितना आ गया बेटा, तो इलास्टिसिटी ऑफ D कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। अगर E की बात करें, नीचे का हिस्सा कितना, 1, ऊपर का हिस्सा कितना आ गया, 0.33 ना, अर्थात लेस देन 1, 1 से कम है ये नहीं। अगर इलास्टिसिटी ऑफ B की बात करें, नीचे तो कुछ है ही नहीं, ऊपर कितना आ गया बेटा, हर एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकल गया ना। तो एक चीज याद रखिएगा कि क्वांटिटी एक्सिस पर, एक्स एक्सिस कौन सा एक्सिस था हमारा, क्वांटिटी का एक्सिस, तो क्वांटिटी एक्सिस पर हमेशा ही इलास्टिसिटी कितना होगा, 0 होगा। क्वांटिटी एक्सिस पर हमेशा ही इलास्टिसिटी कितना होगा, 0 होगा। और जो y एक्सिस है उसको किस नाम से जानते थे, प्राइस एक्सिस। प्राइस एक्सिस पे इलास्टिसिटी कितना है बेटा, इनफिनाइट है। प्राइस एक्सिस पे क्या होगा, तो देख रहे हो ना कि 0 से जैसे जैसे ऊपर बढ़ता चला गया तो इलास्टिसिटी भी बढ़ती चली गई ना। अब ये जो D है वो डिमांड कर्व को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो कभी कभी आपको क्या करता है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ देगा कि अगर ऐसी कोई भी बिंदु या ऐसी कोई भी पॉइंट जो डिमांड कर्व को 2 इक्वल भागों में बांट रहा हो, उस जगह पर इलास्टिसिटी कितनी होगी, 1 होगी या नहीं होगी। थ्योरिटिकल ऐसे घुमा के पूछ देगा इससे कि जो डिमांड कर्व है उसके मिड पॉइंट पर, मिड वैल्यू पर इलास्टिसिटी कितनी होगी, तो क्या लिखेंगे, 1 होगी। अगर मिड वैल्यू से नीचे है तो इलास्टिसिटी लेस देन 1, और अगर मिड वैल्यू से ऊपर है तो यहां से इधर आएगा तो लेस देन, यहां से ऊपर जाएगा तो मोर देन 1, बीच में है तो इक्वल, क्वांटिटी एक्सिस पर है तो 0 और प्राइस एक्सिस पर है तो इनफिनाइट। इतना चीजें याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं इसको नोट करके ताकि ध्यान में रहे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट मिड पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व इज ऑलवेज 1। मिड पॉइंट पे हमेशा कितना होगा बेटा, 1 होगा। elasticity on या elasticity of demand at quantity axis is 0 and at price axis is infinite। elasticity of demand below the mid point of demand curve and above the quantity axis is less than 1 or inelastic।
elasticity of demand above the midpoint of demand curve and below the price axis is greater than 1 और इलास्टिक। तो सारा कंडीशन यहां पर लिख दिया, ये नहीं लिख दिया? तो ये सारे कंडीशन याद रखेंगे बेटा। ओ बातचीत, मैं अंधा हूं? हो गया बच्चों? कृष्णा पढ़ना है, फोन रख। हो गया यहां तक? यहां तक समझने में कोई दिक्कत? अब जरा वो फॉर्मूला भी लिख लेते, बाकी उससे क्वेश्चन आएगा नहीं, बट लिख लो। और जब अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना फिर, तो एक दो क्वेश्चन उससे रिलेटेड करवा दूंगा, ताकि ध्यान रखना कि कैसे उसके बदलाव को देखना है। ओके, तो लिखिएगा बेटा, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड में dp इंटू p बाय क्यू। शायद डेरिवेटिव्स में इस तरीके की कुछ चीजें आप लोग पढ़ते होंगे, याद आया कुछ? बोले सर पढ़े क्या है? ऐसे भी डेरिवेटिव्स बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं ना। तो डी क्यू बाय डी पी इंटू पी बाय क्यू लिखिएगा, वेयर डी क्यू बाय डी पी is the derivative of quantity with respect to price at a point on the demand curve। इसको अभी बस इतना लिख लेना, क्वेश्चन के साथ इससे बात हम लोग आगे करेंगे। एक और नोट लिख के इसमें लास्ट कीजिएगा बेटा, इस मेथड को समाप्त करेंगे फिर। If the starting point of demand curve on price axis आर सेम, बेटा आर शब्द यूज किया है, इसका मतलब एक से ज्यादा डिमांड कर्व होगा ना, ठीक है। इफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व ऑन प्राइस एक्सिस आर सेम,
then elasticity of all demand curves are same. बेटा कैसा भी केस हो, अगर आपके पास इस तरीके का डिमांड कर्व हो, तभी जाकर के इस दोनों ही डिमांड कर्व का जो है वैल्यू सेम होगा, है कि नहीं? कि इलास्टिसिटी ऑफ ए बी जो है इलास्टिसिटी ऑफ ए सी के बराबर होगा, चाहे डिमांड कर्व दो अलग अलग दिख रहा है ना, एक हमारा ए बी हो गया और एक हमारा ए सी हो गया, लेकिन इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? सेम होगी, ठीक है? लेकिन इसके लिए प्राइस एक्सिस पर दोनों का एक जगह से स्टार्ट होना जरूरी है। तो ये भी थ्योरेटिकल में चूंकि पूछा गया है, और इसमें जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो ग्राफ 4 अलग अलग दे देगा और उसमें से बोलेगा पता करना, तो ये वाला ग्राफ जहां पर दिख जाए ना उसको टिक लगा देना, इसके अलावा कोई और केस बन ही नहीं सकता। ओके, जहां पर ये वाला ग्राफ दिखे उसी को टिक कर देना है आपने, ठीक है? तो ये कहानी थी हमारी बेटा पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड की। किसकी कहानी थी हमारी? पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। अब आते हैं बेटा मेथड नंबर 4, टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड। अगर टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड की बात कर रहे हैं, टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड को देख रहे हैं, तो अब इसमें कैसे होगा जरा उस बात को भी ध्यान में रखना होगा। कहते हैं देखो बेटवा, इसमें जब भी हम लोग लिखेंगे ना तो रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। अब प्राइस और एक्सपेंडिचर में क्या क्या रिलेशन हो सकता है वो बातें हम लोग देख सकते हैं। तो पहले समझ लो फिर नोट कर लेना, 2 मिनट बस टाइम दे दो, क्योंकि इससे रिलेटेड हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है और अभी हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन भी करके देखेंगे ताकि वो लगेगा कि प्रैक्टिकल है पर बनता थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा देख लेना। सबसे पहला बेटा ऐसा हो सकता है कि प्राइस और एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशन हो जाए। क्या हो जाए? प्राइस और एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशन। या ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि प्राइस और एक्सपेंडिचर में नेगेटिव रिलेशन हो जाए। हो सकता है या नहीं हो सकता? या प्राइस और एक्सपेंडिचर में किसी भी तरीके का कोई रिलेशन ही ना हो। 3 केस बन सकते हैं ना, इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या रिलेशन? कि भाई या तो दोनों में पॉजिटिव रिलेशन हो या दोनों में नेगेटिव रिलेशन हो, या हम आपके हैं कौन, कोई रिलेशन ही ना हो। भाई चाहे प्राइस कितना भी बदल जाए, कुछ भी हो जाए, एक्सपेंडिचर जितना हम कर रहे थे उतना ही करते रहेंगे, तो ऐसा भी तो बात हो सकता है ना हमारा। तो 3 तरीके का रिलेशन यहां हमारा बन सकता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और नो रिलेशन। अब पॉजिटिव का मतलब क्या बेटा? कहता है इफ प्राइस इंक्रीजेज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब जस्ट अपोजिट ना, कि अगर प्राइस कम होगा तो एक्सपेंडिचर भी, अगर प्राइस बढ़ा तो एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो प्राइस घटे तो एक्सपेंडिचर भी, तो दोनों का रिलेशन कौन सा हो गया? पॉजिटिव रिलेशन। उसी तरीके से ऐसा भी तो हो सकता है ना बेटा कि इफ प्राइस इंक्रीजेज
एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। तो कौन सा रिलेशन हो गया बेटा कि भाई अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो एक्सपेंडिचर कम हो गया, प्राइस कम होगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। तो दोनों में कौन सा रिलेशन हो गया? नेगेटिव रिलेशन। और नो रिलेशन में कहता है कि इफ प्राइस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज नो इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर, अर्थात दैट इज एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। एक्सपेंडिचर में किसी भी तरीके का कोई बदलाव होगा का? नहीं होगा। तो अगर तीन तरीके का नेचर है तो इलास्टिसिटी भी तीन ही तरीके का होगा। फिर भाई नेचर जितना होता, हो सकता है इलास्टिसिटी का वैल्यू उतना होता, लेकिन अगर नेचर तीन ही दे रखा है तो इलास्टिसिटी भी क्या होगा? तीन ही होगा। अब जरा ध्यान रखने वाली बात याद रखना, अगर रिलेशन पॉजिटिव है तो इलास्टिसिटी एक से कम हो जाएगा। अगर रिलेशन पॉजिटिव है तो इलास्टिसिटी क्या होगा? एक से कम होगा। अगर रिलेशन नेगेटिव है तो इलास्टिसिटी एक से ज्यादा होगा। और अगर रिलेशन कुछ है ही नहीं तो इलास्टिसिटी 1 होगा। जीरो मत सोच लेना, ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं हुआ है तो इसका मतलब जो है जीरो नहीं। इलास्टिसिटी क्या? सेम, मतलब हम कांस्टेंट रहेंगे। हम क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। तो ये तीन बातें हमको ध्यान में रखना है। किसके लिए बेटा? टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर के लिए। अब लिख लीजिए और पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते ताकि दिमाग में घुस जाए कि इसका मतलब क्या है कि नहीं? थ्योरेटिकल से ज्यादा मजा तो क्वेश्चन के साथ समझने में ना। तो कुछ क्वेश्चन इसका पहले कर लेंगे हम।
आ जाए बेटा क्वेश्चन के ऊपर। अब जिस से पूछूंगा ना सिर्फ वही जवाब देना, कि भाई देखना भी तो है कि समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ जी कृष्णा जी, सामने देखिए बेटा, सामने देखिए, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा देखना भी तो पड़ता है। और वहां से बैग उठा के उठ के यहाँ आ गया, आना पूरी क्लास में तू यहीं बैठेगा अभी से लेके शाम तक। क्वेश्चन है बेटा, अभी कोई आंसर बस बोलना मत, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, फिर जिसको बोलूंगा वो आंसर देने के लिए वो देना। अंडर टोटल आउटले मेथड, if as a result of the decrease in the price of product the total expenditure on the product rises, we say that price elasticity of demand is। हिमांशु क्यों? क्या आ गया यहां पर? प्राइस डिक्रीजेज ना, प्राइस क्या हुआ हमारा? डिक्रीज हुआ। और एक्सपेंडिचर क्या हो गया? रिलेशन कौन सा? और नेगेटिव के केस में इलास्टिसिटी कितना? ठीक है, तो देख रहे हो ना, कोई सॉल्व करना पड़ा, सिर्फ वो 3 रिलेशन को याद रखना है। बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 113, अंडर टोटल आउटले मेथड, if price and consumers total expenditure on the product moves in अपोजिट डायरेक्शन, मतलब क्या हो गया बेटा? तो बताओ इस केस में हमारी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 को ही यूनिटी कहते हैं। पिछले क्लास में भी लिखवाया था, यूनिटी कह दो, यूनिटरी कह दो, यूनिट कह दो, सब एक ही है। क्वेश्चन नंबर 114, इफ द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट इज, इलास्टिक का मतलब ग्रेटर देन एन इंक्रीज इन इट्स प्राइस, अगर प्राइस बढ़ा है, विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर, तभी ना हो सकता है। तो आंसर में देखना होगा ना, क्या कहां पर लगा हुआ है डिक्रीज। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या कर दिया, घुमा दिया, कि अब प्राइस और एक्सपेंडिचर ना दे करके इलास्टिसिटी और प्राइस दे करके किसके बारे में पूछ दिया? एक्सपेंडिचर। इसी तरीके से इलास्टिसिटी और एक्सपेंडिचर दे करके किसके बारे में पूछ सकता है? प्राइस के लिए भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 115 और बताएगा कृष्णा। क्या हुआ? If the demand for a product is elastic and decrease in its price will cause the total expenditure। ठीक है, 116, अंडर टोटल आउटले मेथड, if as a result of decrease in price the total expenditure of the product decreases, अब कौन सा रिलेशन? अब पॉजिटिव में क्या होता है बेटा? इलास्टिसिटी लेस देन, ये लिखवाया था। तो 117 का आंसर, अंडर टोटल आउटले मेथड, इफ प्राइस एंड कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोडक्ट मूव्स इन द, इसका मतलब अगर बढ़ेगा तो बढ़े और घटेगा तो रिलेशन इलास्टिसिटी। ठीक है, क्योंकि यहां ये तो स्पेसिफाइड नहीं किया ना कि सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज, क्या बोला? मूव्स इन सेम डायरेक्शन, तो बढ़ने से बढ़ सकता है और घटने से घट सकता है। 118,
if the demand for a product is inelastic less than an increase in its price, total expenditure also increases ना, क्योंकि बढ़ने से बढ़ेगा तभी तो लेस इलास्टिक, और अगर प्राइस घट गया हो तो एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, घट जाएगा ही नहीं घट जाएगा। अब जरा इस क्वेश्चन को बिना आंसर बताए सब अपने अपने कॉपी पे इसका आंसर लिखोगे, और फिर मैं आके चेक अभी करने वाला हूं कि किस किस ने सही लिखा और किस किस ने गलत, क्योंकि इसमें थोड़ा सा खुराफाती है। इसमें 4 दे रखे हैं क्वेश्चन, और उन 4 में से कुछ कुछ सही है कुछ कुछ गलत है। अब तुम्हें बताना कि कौन कौन सा सही है, मुझे तो बस एक को फंसाना है, बाकी का तो देख लेंगे। चलिए सारे बच्चे लिखिएगा, क्वेश्चन लिख लो क्योंकि समझने के लिए ज्यादा जरूरी है। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंज्यूमर इंक्रीजेज, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंज्यूमर इंक्रीजेज इफ, पहला कंडीशन कहता है बेटा डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस राइजेज। लिखो लिखो बेटा, चारों ऑप्शन एक साथ आएगा तभी तो दिख पाएगा, नहीं तो अगर मैं छोटू करूंगा तो फिर बाकी सबको दिक्कत होगी ना। देखता हूं अगर एक साथ दिख जाए क्वेश्चन तो नहीं लिखना पड़ेगा, फिर बाद में बोलोगे सर ये क्या लिख दिया आपने। नहीं दिखेगा बेटा, बहुत छोटू हो जाएगा। रहने दे भाई, लिख लिया ये वाला कंडीशन लिख लिया कि डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस राइजेज, पहला कंडीशन ये वो लिखा है हमने, सबका हो गया। कंडीशन 1 लिखा हुआ। कंडीशन 2, डिमांड इज इलास्टिक, कंडीशन 1 क्या लिखवाया था बेटा, क्या लिखवाया था, डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस। अब चारों ऑप्शन एक साथ ही दिख जाएगा ना तुम लोगों को। और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, टोटल एक्सपेंडिचर, अरे एक मिनट, टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंज्यूमर इंक्रीजेज, तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, यही आपके पास है। क्या हुआ, कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, आप ये कंडीशन मत पढ़ो कि क्या कह रहा है, लिख क्या दिया है कि कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए। चलिए हमने यहां एक्सपेंडिचर में लिख दिया इंक्रीजेज, हमने क्या लिख दिया, प्राइस बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है ना, तो एलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, प्राइस घटने से भी एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है जब हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर 2 ही बन सकते हैं ना, इसके अलावा और कोई तीसरा बन सकता है क्या, प्राइस राइजेज इन इलास्टिक, प्राइस फॉल्स मोर इलास्टिक, यही 2 कंडीशन आना चाहिए ना। अब देख लो कि 4 में से कहां कहां पर है, तो प्राइस राइजेज वाला कहां कहां पर है बेटा, ऑप्शन 1 में है और ऑप्शन 3 में, लेकिन ऑप्शन 1 में क्या बोला, इलास्टिक, इलास्टिक तो कतई नहीं हो सकता, इलास्टिक हो सकता है क्या भाई, जैसे ही प्राइस राइजेज हुआ तो क्या होना चाहिए था, इन इलास्टिक। थर्ड वाले में क्या कहता है, डिमांड इज इन इलास्टिक प्राइस राइजेज, एकदम सही कह रहा था, ये नहीं कह रहा था। चलिए प्राइस फॉल के साथ भी कंडीशन बन रहा है, प्राइस फॉल्स होगा तो होना चाहिए इलास्टिक। अब देखो प्राइस फॉल्स के साथ इलास्टिक कहां है, सेकेंड नंबर में ना, फोर्थ नंबर में क्या बोल रहा है, इन इलास्टिक ना, तो सेकेंड और थर्ड सही है या नहीं है, और सेकेंड और थर्ड कहां पर है बेटा, ऑप्शन डी में। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको पूछने के लिए, ठीक है।
तो आपको जाना है अपने कंसेप्ट के ऊपर, वहां से देखोगे सारा रिलेशन अपने आप निकल के आ जाएगा। भाई यही तो कंडीशन बन रहा था ना, वही तो हमको खोजना था कि कहां पर दे रखा है। चलिए 121, given the following four possibilities, which one result is an increase in total consumer expenditure? अभी अभी ऊपर देखे थे ना बेटा, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा जब प्राइस कम हो, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो, इलास्टिसिटी क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, या प्राइस बढ़े और इलास्टिसिटी लेस देन, यही है ना कंडीशन ऊपर लिखा था अभी। कहता है डिमांड इज यूनिटरी, यूनिटरी तो संभव ही नहीं, जब एक्सपेंडिचर बढ़ गया या घट गया तो यूनिटरी कतई नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना जरूरी है एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस राइजेज, इलास्टिक है तो प्राइस फॉल्स डाउन ना। डिमांड इज इन इलास्टिक एंड प्राइस फॉल्स, फॉल्स पे तो मोर इलास्टिक होना चाहिए ना बेटा, सॉरी क्या बोला है, प्राइस फॉल्स पे क्या होना चाहिए, मोर इलास्टिक होना चाहिए। चलिए डिमांड इज इन इलास्टिक एंड प्राइस, ये वाला कंडीशन लग रहा है ये नहीं, तो क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी हो जाएगा ये नहीं। क्वेश्चन नंबर 122, ड्यू टू चेंज in the price of commodity, total expenditure remain the elasticity equal to unity, है ना। when increase in price is exactly balanced by the proportionate reduction in the purchase of quantity, then elasticity, भाई प्राइस बढ़ा, हमने क्वांटिटी कम कर दिया ताकि जो हमारा खर्चा रहे वो क्या रह जाए, सीमित रह जाए, तो इलास्टिसिटी क्या रह जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा। An increase in price will result in an increase in total revenue, ये तो सर गलत बात है, आपने एक्सपेंडिचर कह दिया और यहां तो आ गया रेवेन्यू, अरे सेम नेचर है, एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू हो, कोनो अंतर, तो कर लोगे ये वाला भी क्वेश्चन। तो अगर अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे, टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, देख रहे ना, प्रैक्टिकल नहीं आना, आना क्या है, थ्योरेटिकल बेस बस, लेकिन वो 3 कंसेप्ट को ध्यान में रखना होगा ना, उस 3 से बाहर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है और ना ही आएगा, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये तो कहानी थी बेटा हमारी किसकी, प्राइस इलास्टिसिटी के 4 मेथड्स की, लेकिन बतवा तो बनेगा नहीं भाई, इलास्टिसिटी तो 4 बताए थे, क्रॉस भी था, इनकम भी था, एडवर्टाइजमेंट भी है, तो सबका ना काम चलेगा भाई। तो चलो लिखते हैं हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी। लिखिएगा, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज इन, बेटा डीएम सिर्फ लिख देंगे तो समझ जाओगे ना, डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी, चेंज इन डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी ड्यू टू change in price of related goods, either substitutes or complementary, then that degree of change in responsiveness then
that degree of change in responsiveness is known as cross elasticity of demand. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बेटा पता है इसमें फॉर्मूला वही रहेगा, अंतर क्या होगा, हम लोग हमेशा सिर्फ प्राइस लिखते थे ना, उस प्राइस की जगह पे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स लिख दो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। कि अगर इलास्टिसिटी निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड करेंगे, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। तो E बराबर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, या इसी को लिखा जा सकता है EC इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो परसेंटेज प्रोपोर्शनेट सेम फॉर्मूला है या नहीं है, बस प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी की जगह पे क्या आ गया हमारा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया। प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी की जगह पे क्या हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया। अगर हम यहीं पर आर्क और एवरेज मेथड की बात कर ले तो क्या होगा बेटा, इलास्टिसिटी बराबर Q माइनस Q1 डिवाइड Q प्लस इंटू PR प्लस PR1 डिवाइड में PR माइनस PR, होगा या नहीं होगा। यहां पर बेटा आप साइन को इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे हमने वहां पर क्या बोला था, साइन को इग्नोर कर दो, यहां पर आपको साइन को इग्नोर नहीं करना है। तो इसका मतलब यहां पर जो वैल्यू होगी वो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, कुछ भी आ सकता है। तो यहां पर जो वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी है, वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी वो दो तरीके का हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है बेटा 0 प्लस से लेकर के इन्फिनाइट प्लस, है ना भाई, 0.001 से लेकर के इन्फिनाइट तक कुछ भी रह जाए तो पॉजिटिव हुआ या नहीं हुआ। और नेगेटिव का मतलब हो गया बेटा 0 माइनस से लेकर के इन्फिनाइट माइनस तक। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो ये आपस में सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा। कौन सा गुड्स होगा बेटा, और अगर वैल्यू नेगेटिव हुआ तो वो कौन सा गुड्स होगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। याद होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जब बताया था तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ पॉजिटिव रिलेशन और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ नेगेटिव रिलेशन लिखवाया था, ही नहीं लिखवाया था। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, और नेगेटिव आ रहा है तो ठीक है बेटा। तो देख लो बेटा, नेगेटिव है, सॉरी इधर तो पॉजिटिव लिख रहे थे ना, अगर पॉजिटिव है तो क्या लिख दिया हमने, सब्स्टिट्यूट, और प्लस इन्फिनाइट है तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। जितनी वैल्यू पॉजिटिव होगा उतना क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होगा, ठीक है। जितना हाई पॉजिटिव वैल्यू होगा, जैसे +10 आ जाए, +20 आ जाए तो बोलेंगे ना क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है,
और इन्फिनाइट आ जाए तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट से। उसी तरीके से नेगेटिव में तो हमने बोल दिया कि कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर नेगेटिव आए तो क्या बोल दिया हमने, कॉम्प्लीमेंट्री है। लेकिन अगर नेगेटिव में इन्फिनाइट है तो परफेक्टली या परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा या नहीं होगा बेटा? तो इसमें बस आपको यही बातें ध्यान में रखनी है कि वैल्यू जितना ज्यादा होगा पॉजिटिव में उतना क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होगा, पॉजिटिव में इन्फिनाइट हो गया तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होगा, और नेगेटिव है तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और माइनस इन्फिनाइट हो गया तो परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। जितना माइनस में गिरता चला जाएगा उतना क्लोज कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। सर मेथड तो यहां भी दो हैं, तो कौन सा यूज करें? जो कंडीशन वहां लिखा था ना, एज इट इज नोट यहां भी लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है? तो नोट लिख लीजिएगा बेटा। इफ nothing specified about method of elasticity in most of cases ICI follows arc or average method. If nothing specified about method of elasticity, in most of cases ICI follows arc or average method. Okay? कर लोगे काम? मजा तो फिर भी नहीं आएगा। चलिए जरा आते हैं इनकम इलास्टिसिटी की तरफ, उसको भी निपटा लिया जाए। तीसरा, इनकम इलास्टिसिटी। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, ये तो आप खुद से भी लिख सकते हो, टू चेंज इन डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, then that degree of change in responsiveness is known as income elasticity of demand। इसका मतलब सब कुछ सेम रहेगा, प्राइस की जगह पे अब क्या आ जाएगा बेटा, इनकम। प्राइस की जगह पे अब क्या आ जाएगा, बाकी कोई बदलाव होगा क्या? बदलाव बहुत बड़ा है, अभी लिखेंगे तब पता चलेगा। परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। लिखेंगे बेटा EY इज इक्वल टू
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड परसेंटेज चेंज इन इनकम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, चेंज इन क्वांटिटी ओरिजिनल इनकम डिवाइड में चेंज इन इनकम। लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? और फिर लिखिएगा नोट। देख रहे हो मैंने आर्क और एवरेज मेथड ही गायब कर दिया यहाँ पर। मैं पहले आर्क और एवरेज लिखवा के तब ना नोट लिखवाता था कि भाई आर्क और एवरेज मेथड होना चाहिए, और यहाँ पे मैंने सिर्फ परसेंटेज लिखा और नीचे लिख दिया हमने नोट। तो इसका मतलब आर्क और एवरेज मेथड नहीं होगा ना? किसने बोला ऐसा? मैंने तो नहीं बोला। इसी के लिए तो नोट लिखवा रहे हैं। देखिए बेटा, इफ, या ऐसे लिखो, छोड़ो डायरेक्ट बात, नो बकवास। नो आर्क और एवरेज मेथड used for determination of इनकम इलास्टिसिटी। तो बताओ क्या आर्क और एवरेज मेथड होगा? मैंने तो ये नहीं बोला कि हो गया, बट if mentioned in question then use arc और एवरेज मेथड। तो एक बात याद रखिएगा कि इनकम इलास्टिसिटी में आर्क और एवरेज मेथड नहीं होता, बट अगर क्वेश्चन में दिया है कि आर्क और एवरेज मेथड से निकालो, तब हमको क्या करना होगा? निकालना पड़ेगा। वैसे आपको लगाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले वाले में थे ना कि पहले हम आर्क और एवरेज मेथड लगाते थे, नहीं लगाना, आपको परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड से करना। बट अगर क्वेश्चन कह रहा होगा कि हाँ आर्क और एवरेज मेथड लगाओ, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग? आर्क और एवरेज मेथड लगाएंगे। तो उस केस में इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? Q माइनस Q1, Q प्लस Q1, y प्लस y1, y माइनस y1। तो निकल जाएगा या निकल जाएगा बेटा? कर लोगे? क्या हुआ? चलो अब जहां यहां तक लिख लिए तो एडवर्टाइजमेंट बेचारा बुरा मान जाएगा, है कि नहीं? किसमें? अच्छा चलो वो भी लिखवा देते, काहे लेते? हम सोचे थे कि अलग से फैक्टर के साथ लिखेंगे। लिखो बेटा, टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। अब तुमने बोल दिया है तो हम अभी करवा ही देंगे बेटा, ऐसे कैसे छोड़ दें? तुम्हारी बात को हम नहीं टाल सकते रे, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। मांगना मत बस, हाजिर है, मांग मत लेना, ये कहीं तो है। चल, टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। ज्यादा नहीं, 3, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बात ही खत्म। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो सबसे पहला लिखिएगा बेटा पॉजिटिव।
पॉजिटिव का मतलब क्या होगा बेटा? मोर देन जीरो, मोर देन। अब इसमें तीन अलग अलग बातें। ई ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन। हो सकता है, ना हो सकता है भाई? या आसान शब्दों में इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिखते थे ना, ई लेस देन वन। ओके, तो जीरो से ज्यादा और एक से कम इनइलास्टिक कहते हैं ना बेटा। तो लिखिएगा, इन केस ऑफ एसेंशियल गुड्स, जिसको नेसेसिटीज गुड्स भी कहते हैं, इनकम इलास्टिसिटी will be less than 1. ओके, कि अगर कहीं पर भी एसेंशियल गुड्स होगा, उसको हाईलाइट कर लेना बेटा, क्योंकि यही आपसे पूछेगा कि किस केस में इलास्टिसिटी इनकम की कितनी होगी। तो एसेंशियल गुड्स में क्या हो गया? लेस देन 1। अब ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि एक के बराबर ही हो जाए। हो सकता है, नहीं हो सकता? तो लिखिएगा, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। भाई कुछ भी इनकम उनकम चेंज हो, जितना डिमांड करना है वो तो करेंगे ही ना, है कि नहीं? या उसी प्रोपोर्शन में बढ़ाएंगे और कम करेंगे। इनकम बढ़ेगा तो थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इनकम कम होगा थोड़ा सा कम कर देंगे, कोई ऐसा प्रभाव तो उसका नहीं पड़ जाएगा ना। तो इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इनकम इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1। तो किस केस में आया बेटा? नॉर्मल गुड्स के केस में। किस केस में आया? नॉर्मल गुड्स के केस में। अच्छा बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक से ज्यादा हो जाए? है ना? तो बेटा एक वो बताओ, अमीर लोगों की पसंद, जितना ज्यादा दाम उतना ज्यादा डिमांड, है ना? होता था ही नहीं हो, क्योंकि उसके पास इनकम क्या था? ज्यादा था ना। तो इसका मतलब जो सुपीरियर गुड्स है, कंस्पिशियस गुड्स है, लग्जरियस गुड्स है, उस केस में इनकम इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा बेटा? ग्रेटर देन। तो लिखिएगा, इन केस ऑफ सुपेरियर गुड्स या लग्जरियस गुड्स, इनकम इलास्टिसिटी will be greater than। तो किस गुड्स के केस में बेटा? सुपेरियर या लग्जरियस गुड्स के केस में। सुपेरियर या लग्जरियस केस में। तो पॉजिटिव किस केस में हो रहा है? तीन बातें। नेसेसिटीज है तो लेस देन 1, नॉर्मल है तो इक्वल 1, और अगर सुपीरियर गुड्स है तो काम हो सकता है इतना तक। ये तो पॉजिटिव हुआ, हमने तो बोला था तीन बात होता है भाई। चलो नेगेटिव की भी बात कर लेते हैं। ऑनलाइन वालों बच्चों समझ में आ भी रहा है, ये नहीं हो रहा है? नहीं तो ऐसे खाली होता ओके ओके, नो प्रॉब्लम। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, कल वाली क्लास कोई मिस मत करना, कंज्यूमर बिहेवियर का मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाएगा। है? आपकी मर्जी है, हमारी तो है ही है।
उसके बाद 11:30 बजे वाली जो होगी यार, देखते हैं, नहीं होगा तो सब कुछ होगी क्लास, चारों क्लास होगी, मूड के ऊपर निर्भर है हमारा। तुम लोगों के पास समय भी तो नहीं है, सारी चीजें तो मैनेज करनी होगी, नहीं होगा तो बेटा चारों क्लास होगी, जो होगा देखा जाए। होली तो परसों है ना, चारों क्लास होगा, रिलैक्स रहो, ग्रुप में मैसेज कर दूंगा सामने। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, तो लिखिएगा बेटा, इन केस ऑफ इनफेरियर गुड्स, क्योंकि इनफीरियर गुड्स में ही होगा ना, इनकम बढ़ेगा तो हम डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और इनकम कम होगा तो डिमांड, तो दोनों में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है ना। तो इन केस ऑफ इनफीरियर गुड्स, इनकम इलास्टिसिटी will be negative because if income increases, demand of inferior goods falls down, and vice versa। तो किसके केस में नेगेटिव होगा बेटा, देख रहे हो ना, सारे गुड्स के नेचर लिख रहा हूं मैं, 3 नेचर ऊपर आ गया और एक हमारा यहां पर आ गया, और थर्ड आता है बेटा हमारा शून्य। अच्छा, बता दिया कि शून्य का मतलब 0 होता है, नहीं तो हमको पता नहीं था। इसमें किसी भी तरीके का कोई गुड्स स्पेसिफाइड नहीं है। इसमें जब भी कभी क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है प्रैक्टिकल देगा, वैल्यू 0 आ सकता है। आज तक 2006 से लेके 2025 के एक एग्जाम तक कभी पूछा नहीं गया है, ठीक है। तो इसमें लेकिन रिलेशन तो लिखना ही पड़ेगा, तो लिख लीजिएगा बेटा, इफ इनकम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, no effect on demand, then income elasticity will be 0। ओके, बोलिए। क्या हुआ, फोर्थ मेथड, अच्छा वो वही हम सोचे कि हम तो 3 ही बोले ही, चौथा हमसे काहे लिखवा रहे हैं भाई, नहीं तो हमको लिखना पड़ता कृष्णा इलास्टिसिटी। कितना भी समझा लो कान पे जू नहीं रहता, नालायक, सुधर जा नालायक, सुधर जा। चलिए जी बेटा, अब आते हैं फोर्थ मेथड, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, जहां जहां पे जो लिखे थे उस जगह पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हो जाएगा, बात ही खत्म है। तो लिख के समय बर्बाद करने से कोई फायदा तो है नहीं, है क्या, नहीं है। तो जरा इसका मेथड ही डायरेक्टली लिख लेते कि कितना तरीके का होगा। तो लिखिएगा बेटा, इसमें 4 तरीके की डिग्रीज होती है। देयर आर 4 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। कितने तरीके की डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी होगी बेटा, 4 तरीके का। अब कौन कौन सा, तो सबसे पहला है बेटा E बराबर 0। E बराबर 0। अब E बराबर 0 का मतलब बेटा, हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं लेकिन हमारे डिमांड पे कोनो प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है,
डिमांड बदल ही नहीं रहा है, डिमांड में किसी भी तरीके का कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो क्या किसी भी तरीके का प्रभाव हुआ? नहीं। तो लिखिएगा, इफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स अकर but demand remain constant, then elasticity will be शून्य। भाई हम प्रचार प्रसार पे बहुत खर्च कर रहे हैं लेकिन हमारा डिमांड बदल ही नहीं रहा है, तो क्या बोलेंगे? किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थात इलास्टिसिटी कितना हो गया? 0 हो गया। इलास्टिसिटी क्या हो गया बेटा हमारा? 0 हो गया। दूसरा, E लेस देन 1, तो कहता है इफ परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर is greater than percentage change in demand, then advertisement elasticity will be less than 1। भाई हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को 10% इंक्रीज कर दिया, हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को कितना बढ़ा दिया, और जो डिमांड है हमारा वो 5% से बढ़ गया, तो खर्चा हमने 10% बढ़ाया और डिमांड कितना बढ़ा है? सिर्फ 5% ही। तो उस प्रोपोर्शनल में नुकसान हुआ या नहीं हुआ? बदलाव हुआ है नो डाउट, लेकिन कम हुआ है। तो इसको क्या नाम देंगे बेटा हम लोग? लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक। क्या नाम दे देंगे इसको हम लोग? लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक। कह सकते हैं या नहीं कह सकते? नेक्स्ट, E इक्वल टू 1, तो अब तो नहीं भी लिखवाएंगे तब भी लिख सकते हो ना। अभी लिखवाया था लेस देन 1, अब क्या हो जाएगा? इक्वल, दोनों बराबर। भाई 10% से हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बदलाया और 10% से हमारा क्या हो जाए? तो क्या बोलते हैं? चलो जितना खर्च किया उतना तो आ गया। कहते या नहीं कहते? तो जितना परसेंट से हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया, डिमांड भी उतना ही परसेंटेज हमारा बार बढ़ जाए, तो उस केस में इलास्टिसिटी कितनी हो जाएगी? तो लिख लीजिएगा बेटा, इफ परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू percentage change in demand, then advertisement elasticity will be 1। कि भाई अगर हम लोग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ा दें? 10% से बढ़ा दें, और डिमांड भी हमारा क्या हो जाए बेटा? 10% ही बढ़ जाए, तो इस केस में हमारा एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, एंड लास्ट, E ग्रेटर देन 1। यहां पर इन्फिनाइट नहीं होता, यहां पर इन्फिनाइट वाला सिचुएशन नहीं होता, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? ग्रेटर देन 1 तक ही, कि भाई 0 हो गया, लेस देन 1 हो गया, इक्वल 1 हो गया और मोर देन 1 हो गया। इन्फिनाइट नाम की चीज नहीं होगी। बेटा आपने देखा है वो एयरटेल वाली लड़की जो प्रचार करती है, वो छुटकी छुटकी बाल वाली, जब उसका प्रचार आया था तो उसके बाद एयरटेल का कितना ज्यादा सेल बढ़ गया था।
उसी तरीके से आपने एक और पर्चा देखा होगा, जेके वॉल पुट्टी, दीवारें बोल उठेंगी, पहले वो नहीं पेंट करता रहता था, अब देखो कोट वोट पहन के रहता है ना, ब्रांड एम्बेसडर है वो। जबकि पहले नॉर्मल काम किया, लेकिन उसका बोलने का तरीका ये वगैरह इतना अच्छा था कि उसके सेल पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। तो खर्चा इतू सा और सेल गया बहुत तेजी से बढ़, इस चिरकुट में दम है, बना दिया ब्रांड एम्बेसडर। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर थोड़ा सा हुआ और डिमांड क्या हो गया, ज्यादा चेंज हो गया, तो उसको क्या कहेंगे बेटा, मोर इलास्टिक। क्या कहेंगे, तो लिख लीजिएगा कि इफ परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर is less than percentage change in demand, then advertisement elasticity will be more than 1. more than कि भाई परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी हमने लिख, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर लिख लिया हमने 10%, ठीक है, और डिमांड जो है हमारा, ठीक है, ये कितने से बढ़ा, 10%, और डिमांड हमारा बढ़ गया 40%। मजा आ गया, ये नहीं आ गया, तो खर्चा कम फायदा ज्यादा। भाई जैसे आप लोग पढ़ने के लिए बैठो, 1 घंटा आपने एक्स्ट्रा मेहनत करी और रिजल्ट में आपको जो है 10% का इजाफा हो जाए, तो फायदेमंद है ये, नहीं है? तो ये क्या कहलाता है हमारा बेटा, मोर इलास्टिक। तो क्या चारों ही मेथड इलास्टिसिटी के आप लोगों के समझ में आया? पक्की वाली बात, लॉक कर दिया जाए? तो बेटा अब देखो 5-7 मिनट में तो कोई टॉपिक खत्म होगा नहीं, 10-50 हो भी गए तो छोड़ देते हैं, आज कल ही पढ़ लेंगे इससे आगे। कल की क्लास कोई मिस मत करना। फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करेंगे हम लोग, किन चीजों के कारण क्या हमारे इलास्टिसिटी पे प्रभाव पड़ता है, शुरू के आधे घंटे में वो करेंगे। और अगले सवा घंटा के अंतर्गत हम लोग देखेंगे बेटा कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ लेंगे यूटिलिटी के बारे में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, कंज्यूमर सरप्लस के बारे में, इसके बारे में हम लोग कम से कम देख लेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद कल सुबह 9:15 बजे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। अभी आपकी 11:30 बजे फिर क्लास है, तब तक थोड़ा सा नाश्ता पानी आप लोग कर लीजिए। हमें झेलने के लिए धन्यवाद आप लोगों का।